जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मंसूर साहिर। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अपने शो वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौसम पाकिस्तान में जितना खूबसूरत हो चुका है, कराची में उतना खूबसूरत नहीं हुआ है। सुबह के औकात में सर्दी है, फिर दोपहर में गर्मी है और दिन चढ़े पूरी गर्मी है, और फिर वक्फे के बाद यानी मगरिब के साथ साथ फिर जो है वो खुनकी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कराची का मौसम कहते हैं कि महबूबा के मिजाज की तरह है, बदलता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग नाजरीन दुनिया में होते हैं जो फराज के इस शेर की मानंद होते हैं कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। तो आज मैंने एक ऐसे नौजवान को, ख़ास तौर पे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, नौजवान को ज़हमत दी है कि जिसने अपनी ज़िंदगी का तमाम जो है सफ़र वो एक सियासी जमात के साथ किया है, और उस सियासी जमात के साथ गर्म भी देखा, सर्द भी देखा, अच्छा वक्त भी देखा, शदीद बुरा वक्त भी देखा और बुरा वक्त भी देखा, लेकिन वो अपनी पार्टी से कभी भी अलग नहीं हुआ। हमने मुद्दतों उनको कवर किया है मुख्तलिफ अखबारात में जब हम काम कर रहे थे, और आज इस टेलीविज़न चैनल पर बैठकर भी हम उनको कवर कर रहे हैं। आप यकीनन जो दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और मेरे शो को देख रहे हैं, वो यकीनन हमारी इस नौजवान से बखूबी वाकिफ़ होंगे। आज के हमारे मेहमान हैं हाजी मोहम्मद घांची उर्फ HM घांची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घांची साहब, कैसे हाल हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। केम छो? मजामा। जिंदाबाद। तो घांची साहब से यकीनन आप दोस्त वाकिफ़ होंगे। ये एक बहुत ही देरीना कारकुन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अपने मामलात में आज तक उसी तरह साबित कदमी से डटे हुए हैं, उसी तरह पार्टी से मोहब्बत है जिस तरह कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी, और आज ये आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ भी उससे ही मुस्तकिल मिजाजी से और पूरी दयानतदारी के साथ खड़े हैं। तो सलाम है ऐसे कारकुनान पर जो अपने कायद के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ एक और हवाला हमारे पास ऐसा मौजूद है कि उनका बुनियादी हवाला तो शोबा सेहत के साथ है, मुख्तलिफ हवाले हैं, वो हम दौराने शो उनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक ऐसा नौजवान जिसने इल्म अदब की दुनिया में कदम रखना था, लेकिन वो बकौल शायर कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, तो बिज़नेस की तरफ मुतवज्जा हुए। लेकिन जैसे जैसे मामलात आगे बढ़े, उम्र के एक हिस्से में आदमी को लगता है कि कुछ थोड़ा सा पसंदाज कर लिया है, मामलात बेहतर हो गए हैं, तो फिर वो इल्म अदब के चिराग जो हैं वो फिर जलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अली कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम के जो तगय्युरात का जिक्र मैंने किया, तो आपसे ज़रा सा तिब के हवाले से ज़रूर हम उस पर रहनुमाई लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं घांची साहब आपके साथ। कितना तवील सफ़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? पहली दफ़ा जियो भुट्टो का नारा कब लगाया था? सर ये 1967 की बात है। 1967। ओ, जब मैं स्कूल लाइफ में था। स्कूल लाइफ में थे। और एक लियारी में जलसा हो रहा था, सब जमा हो रहे थे। लियारी में भुट्टो साहब का? जी। कॉर्नर मीटिंग वगैरह, ये कच्ची गलियाँ थी छोटी छोटी, वहीं हम लोग थे। तो वहीं ये भुट्टो साहब का नारा लगाया था, कलरी ग्राउंड गोसिया रोड, यानी लियारी। कलरी ग्राउंड? कलरी ग्राउंड, अच्छा, वो अलग है। वो अलग है, लियारी के अंदर आगरा 10 कॉलोनी। सही है। तो वहाँ पहला नारा भुट्टो साहब सामने थे या कोई और मकामी रहनुमा थे? वहाँ के मुकामी रहनुमा थे, अहमद अली सुमरू थे। अच्छा। अब्दुल सत्तार बलोच। अब्दुल सत्तार बलोच, हाँ सही। सत्तार बलोच, अब्दुल सत्तार गबोल, सॉरी, अब्दुल सत्तार गबोल। उनके बाद उनके बेटे भी आए फिर। हाँ,
वो तो बाद में आए नबील, तो जी, नबील वो बाद तो में बच्चा आए। है, अब तो उनके नबील भाई का बेटा भी आ गया वो माशाल्लाह, भी नादिर भी आ गया है। नादिर भी आ गया जी। माशाल्लाह वो- नादिर शो में आ जाओ बस, अब सियासत में आ गए हो तो शो में भी आना पड़ेगा। नहीं आएगा आएगा जी जी इंशाल्लाह आएगा। जी। तो यहाँ से पहले नारे की इब्तिदा होती है। जी, बिल्कुल। कॉलेज लाइफ में आए या कारोबार की तरफ, चूंकि आपका वो एक हवाला मेमन के कम्युनिटी के साथ भी जुड़ता है ना, जी, जी, जी। तो वो नौजवान जो है वो जब 8वीं पास करता है, मैट्रिक करता है, तो उसको साथ साथ कारोबार की सिमत भी लगा दिया जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ या कुछ थोड़ा सा स्पेस मिला, कॉलेज वालेज की तरफ जाना पड़ा? जी, मैंने कॉलेज नहीं की कि मेरी वालदा को कैंसर था, वो बीमार थी, तो उसमें मैंने टाइम ज़्यादा लगा। फिर मैंने उर्दू कॉलेज में था, मैं 74 में, सही 75 में सही। उर्दू कॉलेज के अंदर। तो वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी और थोड़ा सा छोड़नी काम पड़ी, धंधा देखना हाँ, पड़ा। देखना पड़ा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो है, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी मुझे तरक्की दी है, माशाल्लाह। क्योंकि हमारी जितनी कम्युनिटी सारी बिजनेसमैन है। सबसे अच्छा, चले ऐसे ही नासिर भाई, छेड़ने में क्या आ जाए, जब जिक्र छिड़ गया कयामत का, बहुत पहुंची तेरी जवानी तक, कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, इसमें खास तौर पर जो हमारी मेमन बिरादरी के दोस्त हैं, अहबाब हैं, भाई हैं, वो बड़ा फोकस करते हैं मामलात को, और कारोबार के साथ बड़ी तरक्की उन्होंने की है। तो जो इस वक्त इनकी कास्टें हैं, उनमें सबसे जो बड़ी कास्ट है वो कौन सी है मेमन बिरादरी में? इसमें कुतियाना मेमन है, कुतियाना मेमन बाटवा बड़ी जमातें हैं, हाँ, बाटवा बड़ी मेमन जमात है, और आपके दोरा जी है, धोरा जी भी बड़ी जमात है, ओके, हाँ, ओखाई है, उखाई। और दूसरी अपने जमात का नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पाई पैसा किसके पास है? हाजी साहब, ये तो सबके बताना पास है। पड़ेगा ना। सबके पास है माशाल्लाह, सबके पास है। माशाल्लाह जी, कोई माशाल्लाह। ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 के कॉम्बिनेशन से एक फर्क तो होता है ना। चलो भाई, सबसे नंबर मैं 1। आपको बताता हूँ, मेमन कम्युनिटी जो भी है ना, वो पहले खाती नहीं, लोगों को खिलाती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद, खिलाती है। ओहो, पाकिस्तान बनने के बाद उसके जो, बाद वो घर में जाके खाते हैं। बिल्कुल सही है, अगर कोई फ्रूट भी लाएंगे ना अपने घर में, वेरी गुड, अरे अड़ोस पड़ोस में बांटेंगे। वेरी गुड, तो हमारी घांची बरादरी में यही है। वेरी गुड। और न्याज भी ज्यादा करते हैं, इसलिए कहते हैं कि गरीब लोग खाएं। हाँ यानी न्याज वो कोई वो नहीं है, हाँ, लेकिन मतलब जितना अपनी जात से फायदा पहुंचा सकते लोगों हैं। को, उसमें नहीं कोई भी आके खाए, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही। इससे वो आगे तरक्की है। और बाकी आप बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में इसलिए देखा है हमारे लोगों ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, बेशक, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि बेशक, वसल्लम ने भी बिजनेस बेशक। कारोबार का हमेशा से हवाला है। नबी वही। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद माशाल्लाह तिजारत की उसके है। हवाले से बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमें बरकत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारी नीयत सही होनी चाहिए, जब अल्लाह बरकत देते हैं। बेशक, ये नीयत बेशक, जो बेशक। खाने की है, तो फिर वो बिजनेसमैन कामयाब नहीं है। वक्ती तौर पर आपको नजर आएगा, बाद में उसको कोई पूछेगा भी नहीं बिल्कुल सही है, वो कहाँ है कहाँ नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सियासत में जब आप आए तो ये सारा मामला हुआ, फिर आपने पढ़ाई अधूरी छोड़ी, कारोबार में लग गए, काम में लग गए। बाकायदा सियासत का आगाज कब से हुआ आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? जब पहला इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन 71 71 जो भुट्टो जो भुट्टो साहब ने क्लीन स्वीप किया था, फिर जी 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 सही वही। उसमें हमने भरपूर हिस्सा लिया। हिस्सा लिया और अपनी जेब से खर्चा किया। हाँ, वेरी गुड। उस वक्त कोई- जेब से ही खर्चा किया जाता हाँ। था। जेब पे करते थे, कोई सी बात नहीं थी। और जिसको नामजद किया उनको जिताया था। माशाल्लाह। वो कौन साहब थे? इसमें अहमद अली सुमरो, अहमद अली MP है। सुमरो, वेरी और गुड, MNA थे हमारे सत्तार कबूल साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। लियारी है। लियारी है, लियारी। और आपकी रिहाइश कहाँ थी लियारी में? आगराजात कॉलोनी, वेरी गुड, गोशिया रोड, सही, वो कलरी का इलाका कहलाता है। ठीक है, आगराजात भी कलरी, सामने बिहार कॉलोनी है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से आपकी सियासत का बाकायदा 71 में सियासत का बाकायदा आगाज कर दिया आपने, और फिर जो है वो धूमधाम के साथ आप बिल्कुल बिल्कुल। हम जब इलेक्शन के दौरान भुट्टो साहब के बंगले पे भी गए, अच्छा 70 के लेफ्टन। हाँ वहाँ जाते थे। कासम हाजी अब्बास पटेल हमारे रिश्तेदार थे, उनके साथ जाता था मैं, समझे। तो वहाँ अहमद अली सुमरू भी होते थे, सत्तार कबूल भी आते थे। भुट्टो साहब वही मस्त मलंग थे। भुट्टो साहब से आपकी कितनी मुलाकातें रही हैं? मेरी महमूद साहब के साथ दो दफा हुई है। अच्छा, गुड। महमूद साहब जब थे उनके साथ, इसके पहले महमूद शाम उस वक्त रोजनामा जंग से वाबस्ता थे। नहीं, जब वो अपना एक पेपर निकालते, वो ओके। मैगजीन निकालते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, मयार। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।
تو بھٹو صاحب سے جب آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، آپ نے اپنے محبوب لیڈر کو سامنے دیکھا، اس وقت کی فیلنگز کیا تھی؟ کیا تھا؟ پہلی دفعہ میں حاجی قاسم عباس پٹیل کے ساتھ گیا تھا، صحیح ہے، تو لے کے گیا تھا، ہمارے جماعت کے صدر بھی تھے سارے. تو بھٹو صاحب نے، میں ایسے بیٹھ گیا تھا، سب بیٹھے ہوتے، تو مجھے نہیں پتا بھٹو صاحب کی سیٹ ہے، تو لیاری والے تھے، جہاں سیٹ ملی بیٹھ گئے. بھٹو صاحب نے آ کے بولا بابورا ادھر بیٹھو. مجھے بابورا، جب سے بابورا بول رہے بابو ہو گئے. بابورا. اچھا، تو بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتائیں نا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے. وہ ایک ایسی طلسماتی شخصیت ہے پاکستان کی سیاست میں جس نے سارے رخ موڑ دیے تھے سیاست کے. بھٹو صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں نا. بھٹو صاحب تو ایک اصل میں دل کے بڑے تھے، دل کے بڑا آدمی تھا. گڈ. جو بھی آیا منہ پہ بول دیتے تھے، صحیح. پیچھے کبھی بات نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی ہو. اوکے. اور کارکنان کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے، ہم نے تو بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جس کارکن سے مل لیتے تھے اس کا نام جو تھا وہ بھٹو صاحب کو یاد ہو جاتا تھا. بالکل. کارکن کے ساتھ ایسے رہتے تھے، کارکن کو کہتے تھے آپ میرے بچے ہو، ویری گڈ، میری اولاد ہو، آپ پڑھیں لکھیں، پڑھیں، تعلیم لیں، دن کو کام کریں، رات کو نائٹ اسکول پڑھیں. ویری گڈ. نائٹ اسکول کا سلسلہ بھٹو صاحب نے ڈالا تھا. صحیح ہے. وہ لیاری کی لی مارکیٹ میں نائٹ اسکول کھولا تھا. ہے کچھ ذہن میں کہ بھٹو صاحب کھانے میں کیا پسند کرتے تھے؟ مطلب چونکہ آپ کی تو ملاقاتیں رہی ہیں، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ نے فیل کیا ہو کہ بھٹو صاحب یہ چیز بہت شوق سے کھا رہے ہیں. میں ان کے ساتھ کھانے پینے میں تو نہیں بیٹھا ہوں، اچھا. مجھے اتنا پتا ہے تو جو بھی چیز آتی تھی شکر الحمدللہ کر کے کھا لیتا. ہاں، مطلب چوزی نہیں تھے. نہیں، وہ نہیں تھے کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ نہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. جو چیز آئی ہے. اور زیادہ تر ایک دفعہ دعوت کی تھی قاسم پٹیل نے کارساز پہ، بنگلے پہ، تو بھٹو صاحب کو باجرے کی روٹی بنا کے دی تھی. اچھا. باجرے کی روٹی ہاتھ سے بنتی ہے، توے پہ نہیں بنتی، نہ بیلن پہ. اچھا. بھٹو صاحب کو بے حد پسند آئی. ویری گڈ. باجرے کی روٹی. ہاں. بھٹو صاحب نے پٹیل صاحب کو کہا پٹیل صاحب مجھے باجرے کی روٹی کا کھانسامہ چاہیے. بولے وہ کھانسامہ نہیں بنا سکتا ہے، وہ خود بنائی تھی انہوں نے؟ نہیں، وہ لیڈیز بناتی ہے. اچھا، لیڈیز بناتی. تو بولا میں آپ کو دے دوں گا. پھر انہوں نے باقاعدہ ایک بندہ ہمارا تھا جوناگڑھ کا، وہ اسماعیل باورچی کہتے تھے. اچھا اچھا. جب بھی کھانی ہوتی تو وہ جاتا تھا وہاں پہ بنا کے آتا تھا. بنا کے وہ اپنے ادھر آ جاتا. ویری گڈ. مطلب بھٹو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی درویش مزاج آدمی تھے اور بہت دل کا حوالہ تھا ان کا. ناظرین کرام، بھٹو صاحب کی گفتگو آگے بھی کریں گے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں. گرما گرم چائے کا کپ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور گفتگو بھی گرما گرم چل رہی تھی، مزیدار چل رہی تھی. بھٹو صاحب کی شخصیت پہ بات ہو رہی تھی. تھوڑا سا آپ کے ساتھ جڑتے ہیں ناصر بھائی. آپ کا جو بنیادی حوالہ ہے وہ ہے صحت کے معاملات کے ساتھ. جی. کہاں سے صحت کے معاملات کے ساتھ جڑنا شروع ہوا؟ کہاں سے ابتدا ہوئی؟ کہاں سے ایک سافٹ شعر و ادب کی طرف مائل نوجوان جو ہے اس نے پہلے سٹیپ پر ہی اندازہ کر لیا کہ نہیں یار روزگار جو ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے؟ تھوڑی سی جرنی شیئر کریں. بیسیکلی یہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ بچپن میں جب بچے ہوتے ہیں تو والدین کہتے ہیں پہلے سے اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ لیبل ہمارے اوپر لگ گیا. ہاں، اس وقت شعبے دو ہوتے تھے، ڈاکٹر یا انجینئر. تو اب ہمارے اوپر لیبل لگ گیا ڈاکٹر کا. اچھا، ڈاکٹر کا لیبل لگ گیا. ہم لوگ یہاں نہیں تھے، ہم لوگ سعودی عرب میں تھے. اوکے. تقریباً آپ کی جو پیدائش ہے وہ وہیں سعودیہ کی یا پاکستان سے مائگریشن تھی؟ نہیں، بیسیکلی ڈیپوٹیشن پر والد صاحب وہاں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر گورنمنٹ جاب تھی وہاں پر بھی ان کی.
अच्छा माशाल्लाह। मिनिस्ट्री ऑफ पीटीटी जो टेलीफोन डिपार्टमेंट है उसके अंदर थे। तो वो वक्त था जब जिस वक्त समझ लें कि सऊदी अरब के अंदर डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट शुरू हो रही थी और तेल जो है वो निकल आया था और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई थी तरक्की की। आप समझ लें कि उस वक्त जो फाइबर ऑप्टिक के केबलिंग जब हो रही थी तो वालिद साहब की निगरानी में थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या इसमें गिरामी था? गुलाम साबिर कुरैशी। माशाल्लाह, गुलाम साबिर कुरैशी। तो अब सिलसिला ये हुआ कि चलो वहाँ से हमने कर लिया, प्री मेडिकल करके आ गए हम यहाँ पे। अच्छा जी, प्री मेडिकल कर लिया वहाँ? ओके, प्री मेडिकल करके फेडरल बोर्ड से था, ऑब्वियसली फेडरल बोर्ड इंटरनेशनली जो होता है, तो फेडरल बोर्ड से हम करके हम आ गए यहाँ पर। मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत होपफुल थे कि हमें एडमिशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ी सी बैड लक रही, या हम यहाँ के सिस्टम से वाकिफ़ नहीं थे इतने। तो हम आए और हमने जनाब अप्लाई किया और हमारा डाउ मेडिकल की लिस्ट में भी नाम आ गया। अच्छा जी। हम बड़े खुश, हमने कहा यार चलो जाके जमा कराते हैं फ़ीस जमा कराने के लिए जब पहुँचे तो ऑन दैट वेरी सेम डे प्राइम मिनिस्टर वाज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और शी अनाउंस्ड ओपन मेरिट। आप 88-89 की बात कर रहे हैं? अराउंड 90। ओके। सो शी अनाउंस्ड ओपन मेरिट। कोटा जो था पहले बॉयज़ का कोटा और गर्ल्स का कोटा होता था मेडिकल की तालीम में, तो शी अनाउंस्ड ओपन मेरिट, जिसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ और आई कुडंट गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। सो आई वेंट टू द कराची यूनिवर्सिटी एंड हमने वहाँ पर जाके पूछा कि व्हाट इज़ द डिपार्टमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट मेरिट, तो उन्होंने कहा कि साइंस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी। सो आई ऑप्टेड माइक्रोबायोलॉजी एंड आई गॉट माइक्रोबायोलॉजी, सो वी स्टार्टेड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। So I completed BSc honors and then masters there, and मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था एडवांस वायरोलॉजी और जेनेटिक्स में। ओके। एट दैट टाइम उस वक्त ऐसा कोई सिलसिला यहाँ पर इतना ज़्यादा था नहीं। और जेनेटिक में मेरे ख्याल है जाते भी कुछ 2-4-8 लोग ही होंगे उस वक्त। एब्सोल्युटली। तो अब समझ लेंगे मास्टर्स करके हम थे, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड पढ़ता था, चीज़ों को समझता था, तो एक अब सोचें उस वक्त पे जीन काउंसलर एक यूएस से पाकिस्तान में आई, एक डॉक्टर थी, उनका नाम मैं अभी डॉक्टर साइमा था या इस तरह का कोई नाम था। अच्छा, माइग्रेटेड मतलब पाकिस्तानी नजात। हाँ या शी वाज पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी यू कैन से। ठीक है। तो शी केम फ्रॉम यूएस एंड जॉइंड दिस आगा खान यूनिवर्सिटी एंड स्टार्टेड जीन काउंसलिंग। ओके। तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया ना उसने, मैंने कहा कि ये तो जेनेटिक्स वाला पर्सन यहाँ पर आ गया है। सो आई वेंट टू हर टू मीट हर। सही। एज अब ये एक यंग मतलब आप समझ लेंगे पास आउट जो है वो एक डॉक्टर से मिलने जा रहा है, तो वहाँ पर गया, उन्होंने कहा कि आप दिखाने के लिए आए? मैंने कहा नहीं, दिखाने के लिए नहीं आया। तो बहरहाल जैसे तैसे करे मैंने वहाँ पर, क्योंकि देयर वाज नो पेशेंट। सही। कोई लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। हाँ, ठीक हो गया। तो वो मैं वहाँ गया, उनसे मुलाकात हुई, सारा हुआ, लेकिन आफ्टर 2 months शी वेंट बैक। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप था नहीं, स्कोप भी नहीं था और उस वक्त चीज़ें इतनी अवेयरनेस का हवाला नहीं था। बिल्कुल। तो ये बस एक बात रही कि, लेकिन क्योंकि हम उससे हमने हमारी सारी स्टडी उस पे थी। लेकिन वो आपको कोई ट्रैक दे गई? वो ट्रैक आप कह लें कि उन्होंने वापस जाके ये साबित कर दिया कि यहाँ पे हमारा इतना वो नहीं है। तो लेकिन क्योंकि रिसर्च बेस्ड और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला था, तो आई जॉइंड महमूद पारेख साहब होते थे एमसी में एडवर्टाइजिंग के। महमूद पारेख माशाल्लाह हयात हैं अभी। ही इज़ वन ऑफ द यू नो वर्ल्ड हुज हु के अंदर इनका नाम है। ही इज़ आल्सो मेमन। ही इज़ आल्सो मेमन। तो महमूद पारेख, हनीफ पारेख, महमूद पारेख, अहमद पारेख, ये लोग अपने तो, एक साफी दोस्त भी थे ना पारेख साहब। हाँ, अपने क्या नाम, अच्छा नाम। तो बस वहाँ से राइटिंग में मैं आ गया और एशियन मेडिकल न्यूज़ एक पेपर चलता था। एशियन मेडिकल न्यूज़ पाकिस्तान से जी। इन्होंने फ्रेंचाइज उसकी भी ली हुई थी, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की। गुड। तो दे यूज्ड टू गेट, तो वहाँ से आते थे और वहाँ पर 4 पब्लिश होते थे, ये महीने में 1 पब्लिश करते थे, और उसकी पब्लिशिंग के लिए जो फाइनेंसेस दरकार होते थे वो इंडस्ट्री से लेते थे। तो ये वहाँ से हमारी इब्तिदा हुई कि मतलब मुझे शौक जो था राइटिंग का भी मेरा वहाँ पूरा हो रहा था, लिखने पढ़ने का शौक था, वो दोनों पूरे हो रहे हैं, लेकिन काम भी साथ साथ हो रहा है। काम भी साथ साथ हो रहा, तो वो हमसे वहाँ से हमने स्टार्ट लिया।
پھر اس کے بعد جب فارماسیوٹیکل میں جانا شروع کیا تو وہاں زیادہ لوگوں سے جب ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے ہمیں فارماسیوٹیکل میں گھسیٹ لیا. تھے آؤ تو بولتے چلے گئے. پھر وہاں سے آئی واز ڈوئنگ MBA ایز ویل. MSc کرنے کے بعد MBA مارکیٹنگ میں کر رہا تھا, تو وہ میرا کمپلیٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر آئی موو ٹو, میں نے سوئچ کر لی جاب, تو میڈیکل ڈیوائس میں آیا. میڈیکل ڈیوائس میں جب آیا وہ وقت تھا جب اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی یہاں پر انٹرونشن اسٹارٹ ہو رہی تھی. تو میں یہاں سے بس سمجھیں کہ لاہور چلا گیا, لاہور موو ہو گیا. تقریباً 6 سال آئی واز دیئر ود دا کمپنی. راستے تو سارے پتہ ہو گئے ہوں گے آپ کو. ہاں ایبسلیٹلی. جسٹ کڈنگ. تو اینی وے, تو وہ بہت اچھا میرا ٹینیور وہاں پر رہا. وہاں پر ہم نے چیزوں کو سیکھا بھی, بزنس بھی کرنا سیکھا. مطلب آئی واز جسٹ لائک کہ ایز اے, جسے ہوتا ہے نا کہ انڈیپینڈنٹ برانچ آپ چلا رہے ہو اور اس میں سارے پروز اینڈ کونس, لاسز, پروفٹ سب آپ نے خود ہی مینیج کرنا ہے. پھر امپلائیز وہاں پر رکھنے ہیں اور وہ سارا سلسلہ. تو وہ بہت اچھی ٹریننگ ہماری ہوئی. پھر وہاں سے انہیں ڈاکٹروں کی کہنے کی وجہ سے باہر ہمارا جانا ہوتا تھا, آتے تھے وہاں سے یورپ موو کرتے تھے, پروڈکٹس لے کر آتے تھے. تو وہیں پہ ان ڈاکٹروں نے ہمیں پش کیا کہ بھائی آپ اپنا کام کریں. تو آئی اسٹارٹیڈ ایز اے, ہمارے سامنے ایک ہمارا ساتھی تھا جس کو کمپنی نے جاب لیس کر دیا تھا. تو وہ سب, اب میں بینگ اے سینسیٹیو پرسن, میرے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر ہوا. سو یہ اردو ادب والا ہی ساتھی ہے نا, کیونکہ ساتھی جو ہے وہ دیکھیے آپ ذہن کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کا ذہن جہاں ساتھی کا حوالہ جو ہے وہ کہیں اور بھی جا کے جڑتا ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت تھی جس کے آپس میں جب گفتگو کرتے تھے تو وہ ساتھی کہہ کر مخاطب کرتے تھے. جی صحیح, دیٹ واز ان لاہور نا, ہاں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. اینی وے, سو بس یہ کہ پھر وہاں سے ہم نکلے اور پھر اپنی پروڈکٹس امپورٹ کرنے لگے اور اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. اور مطلب آپ ڈاکٹر نہ ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر بن گئے سمجھے ایک طریقے سے, چونکہ آپ اس فیلڈ میں آنے کے بعد تو بہت ساری ریسرچ آپ نے کی, چونکہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا بھی شوق تھا, تو اس سے یقیناً استفادہ کر کے کہیں بہتری کی طرف آپ کام کو لائے. بالکل. اب اصل میں بات یہ نا کہ ہمارے ساتھ کچھ لڑکے اور تھے جو وہاں پر ہو گئے تھے, لیکن وہ اسٹرگل اپنی کرتے رہے اور انہوں نے کیس کیا, وہ ہمیں پتہ ہی بعد میں چلا کیونکہ ہم یہاں کے سسٹم سے واقف نہیں تھے. ان لڑکوں نے کیس کیا اور اس کے بعد دی گوٹ ایڈمیشن ان میڈیکل. آئی واز اناویئر آف دیٹ, آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ تھنگ نا. اگر ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا. بالکل صحیح ہے, لیکن آپ اس ساری صورتحال سے مطمئن ہیں کہ وہ جو ٹریک بدلا وہ کچھ برا نہیں تھا؟ الحمدللہ, کیونکہ اب اس میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کیسے لے رہے ہیں چیزوں کو. صحیح. تو اب اس میں ہم لیتے رہے. پھر ہم باہر آنا جانا ہوتا تھا, ہم دیکھتے تھے باہر نان انویسو ویسکولر لیبز ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں, کیونکہ پاکستان میں کمرشل ایسپیکٹ آ جاتا ہے نا ہر چیز میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کمرشل ایسپیکٹ کی وجہ سے یہاں پر وہ چیز کامیاب نہیں ہو رہی. تو بہرحال ہم نے اپنی کوشش کی, اسی وجہ سے اس جو امپیکٹ تھا کہ بھائی صحت کے لیے کوئی کام کرو. تو آئی لرن الٹرا ساؤنڈ. ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ میں نے سیکھا, اور اس کے بعد میں نے کلر ڈاپلر سیکھا, کیونکہ جو نان انویسو ویسکولر اسکریننگ کا جو بیس ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے وہ سب سیکھا, اسٹارٹیڈ ٹیچنگ. میں نے ٹیچنگ ایک ادارے کو جوائن کر لیا, وہاں پر سکھانا شروع کیا اور اپنی ایک ویسکولر کی لیب بنائی. بالکل ٹھیک. کراچی میں میں نے اس کو گھسیٹا کافی, بزنس سے ارننگ کر کے اس کے اندر ڈال دے رہے کہ یار چلے کسی طرح سے. تو میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی. آبویسلی لوگوں کا انٹرسٹ جس میں ہوتا ہے. آئے میرے پاس ایون باہر سے ایک ڈاکٹر صاحب کارڈک سرجن تھے, وہ اپنی چھٹی پہ آیا تھا, انہوں نے اس پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ, تو وہ ڈائریکٹ ہی میرے پاس آ گئے, میرے سے بات کی انہوں نے. تو وہ بس ہی واز سرپرائز کہ یہاں پر بھی کوئی ایک شخص اس طرح سے کام کر رہا ہے. تو بس 3 سال میں نے اس کو چلایا, کوشش کی چلانے کی, لیکن آئی کوڈنٹ گیٹ سکسیس نا. سو بہرحال لرننگ میری ہو گئی, ساری چیزیں میں دیکھ چکا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا. بالکل صحیح. دنیا میں کہاں کہاں گھومنے کا اتفاق ہوا؟ الحمدللہ یورپ سارا ہم نے گھوما ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. پیرس, اٹلی, اپنا سوئٹزرلینڈ اور فرانس, جرمنی, یہاں تو کافی ناردرن ایریاز جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. اچھا, یہاں پہ ہم پوچھیں گے کہ سوئٹزرلینڈ زیادہ خوبصورت ہے یا ناردرن ایریاز ہمارے, لیکن جب بات گھومنے پھرنے کی نکلی ہے
तो थोड़ा सा घाची साहब से भी पूछते हैं ना कि घाची साहब कहाँ कहाँ घूमना फिरना हुआ, घूमना फिरना तो पाकिस्तान में हुआ ही ज़्यादातर, और पाकिस्तान के अलावा कहाँ गए पड़ोसियों में आगे पीछे? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। सबसे हमारा ऐसा पड़ोसी है कि वो क्या है लफ्ज के उसके बगैर हमारा दिल भी नहीं लगता है। लेकिन अच्छा, तो इंडिया में कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और किस सन में गए थे? इंडिया में मैं 4-5 दफ़ा गया हूँ। सबसे पहले कब गए? सबसे पहले मैं गया हूँ 79 या 78। 79 78 का मतलब ये है कि 1980 तक मैं वहाँ रहा। अच्छा, 1.5-2 साल रहा हूँ मैंने। 1.5-2 साल कैसे रह गए वहां? तो वीजा कैसे, तो 3 महीने का होता था वीजा? असल बात ये थी कि अब मैं क्या बात बताएं बताएं, ऐसी कौन सी बात है जो बात गुजर चुकी है ना, 20 साल बाद आप उसको बता सकते हैं। फिर एजेंसी वाले पीछे ना लग जाए। नहीं, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। असल में मैं बम्बई में था, बम्बई में रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदारों के पास थे। तो वो हाजी मस्तान। हाजी मस्तान तो बहुत बड़ा नाम है इंडिया की तारीख का। तो वो उनके साथ हमारा एक रिश्तेदार था, जीवन। अच्छा, उनके साथ आपका एक रिश्तेदार होता था। हाँ, ठीक है। वो मुझे लेके गया उनके पास। हाजी मस्तान से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई। अरे इसके very बाद वो good, जरा सीधे होके फिर बैठो। हमारी शादियों में आए। अरे वाह वाह तो वाह। हम लोग बेस्ती मोहल्ला में रहते थे। अच्छा, बहश्ती मोहल्ला। बेस्ती मोहल्ला, वहाँ जहाँ पे जैसे कि लियारी है, ठीक है। वहाँ कोई पुलिस नहीं जाती अभी तक। अच्छा, मतलब लियारी में भी नहीं जाती? नहीं, अभी तो जा रही है, अभी जा रही है। अभी तो गुलशन लियारी हो गया हाँ, जिंदाबाद। माशाल्लाह। तो वहाँ ये है कि वहाँ पुलिस अभी तक नहीं जाती। बहश्ती महल्ले में अभी तक नहीं जाती? नहीं जाती। अच्छा, वो बहश्ती महल्ला जो है वो हाजी मस्तान के साथ अटैच है, वो वहां रहते वहाँ थे? के लोग रहते ज्यादातर। अच्छा, तो उसका आना जाना होता था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो डुंगरी बाजार आती है, फिर आपका वो चर्च आता है। चर्च आता है? हाँ। अच्छा, तो ये बीचों बीच में ही आज वहीं उसी जगह पे आपका ये अपने जाकिर नाइक मौलाना का इंस्टीट्यूट में आखिर में गया था। अच्छा। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। जाकिर नाइक साहब से भी मुलाकात रही? वेरी गुड, माशाल्लाह। उनकी मैं सुनता था, एक छोटा सा इतना कमरा होता था, उसमें वो तबलीग करते थे, तो मैं सुनता रहता था। सही। उसके बाद आने के बाद है ना, वो ज़्यादा आगे बढ़ गए। हाजी मस्तान से मुलाकात हुई। हाजी मस्तान को अच्छा लगा, वो बीड़ी ज़्यादा पीते थे। बीड़ी, अब तो उस वक्त तो बीड़ी थी ज्यादा। पैर में हवाई चप्पल होती थी, वेरी गुड। सफ़ेद कपड़े होते थे, कभी टोपी पहनते कभी नहीं पहनते थे, वो बीड़ी बस। और उससे भाई वो जब आता था तो यार सारे लोग डरते थे कि पता नहीं कौन आ गया। बहुत अच्छे आदमी थे, दिल वाले थे। अच्छा, इस तरह के जो मतलब बहुत ही टेरर वाले हवाले होते हैं, जिनके टाके होते हैं, कहते हैं कि वो बड़े सॉफ्ट भी होते हैं अपने लोगों के लिए। अच्छा, तो उनके वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ गए। मैं अपने रिश्तेदार के साथ गया। मैं यीशु भाई लोखंड वाले थे, वो मेरे रिश्तेदार थे, और हाजी दाऊद जीवन। ये लोखंड वाला भी बॉम्बे में? हाँ बॉम्बे। अब तो बॉम्बे हो गया है। अब तो मुंबई हो गया। मुंबई मुंबई। असल नाम मुंबई ही है, वरना हमने तो बचपन में अंग्रेजी गाना में सुना बम्बई था, कर दिया। बम्बई से आया मेरा असल में दोस्त। मुंबई। ये मुंबई का एक इलाका है ये। अच्छा, ये भी एक बड़ी इलाका है। कहानी है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। बाद में क्यों, अभी बताएं? नहीं, वो अभी किसी और बहुत बड़ी कहानी है। किसी लंबी कहानी है। अच्छा, मुंबई की कहानी जैसे हम यहाँ पे सुनेंगे, माइक लेकिन किसी कराची है। अगले शो में। जैसे यहाँ माई कराची। अच्छा, कराची से हम ट्रांसफर हो गए कराची में। कराची। तो अच्छा, मुंबई थी। ओके, पहले मुंबई ही थी। मुंबई, बाई है ना, बाई बोलते थे बड़ी औरत को, बाई। ओके, गुजराती अभी में। नासिर भाई जरा समझिएगा ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरह एक माई कोलाची थी ना यहाँ, उसके नाम पर ये बस्ती आबाद हुई, जो आगे बढ़ते 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 और फिर वो गलतुल आम होते होते कुलाची हुआ, और फिर कुलाची से कराची हो गया। इसी तरह ये बता रहे हैं कि वहां जो वो बस्ती जिसने बसाई वो थी मुंबई। वो इतनी अच्छी दियार, यानी इतनी ऐसी दयालु खातून थी। हाँ, कि सबको खिलाना पिलाना, कोई अगर आए किसी मुल्क से भी, उनको वहाँ पे बिस्तर लगा देना, ये करना, फिसबिल्लाह, कोई वसी नहीं। अरे वाह, जिंदाबाद। और उसका अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ था, तो वो सबको खिला पिला। वहाँ से उसके बाद वो इलाके का नाम
मुंबई का इलाका बना। ओके, वो मुंबई- बिगड़ते मुंबई- बिगड़ते बम्बई हो गया फिर। नहीं, मुंबई हो गया, नहीं, पहले तो मुंबई था, हाँ, उसके इसके बाद बाद फिर बम्बई हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ा तो वो बम्बई हो गया। बम्बई हो गया। ओके। अंग्रेजी में बम्बई बन गया। हाँ, वो बम्बार्ड से बम्बई हुआ फिर। ये बम्बार्ड तो हमारा हाजी मस्तान था, ओ वेरी गुड, वो क्या तो उसके घर में मुझे ले गए। सही है। तो मैं वो बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, किससे बात घर कितना बड़ा था, मतलब उस वक्त के अच्छा। हिसाब से हवेली टाइप था या नहीं। बड़े खुले खुले घर होते थे उस खुले खुले घर होते, ऐसे ही खुले खुले घर थे। वेरी गुड। सब आना जाना, कुर्सियों पे बैठ जाते थे, चारपाई पे बैठ जाते थे। हाँ, मतलब उस वक्त कोई कोई और ऐसा नहीं। वो नहीं था, ये स्टेटस सोफे से का वाला वहां पे। तो हाजी मस्तान भी ये जो नीचे सो जाता था ये, अच्छा, फर्श पे। हाँ फर्श पे इधर अपने रेली लगाई, सो गया। अरे जिंदाबाद। अपने चिलमची ली था, उसमें बीड़ी जलाई, उसमें उसने वो डाला, माचिस लगाए। तो वहीं सब बैठे हुए थे। तो दारू भाई बोलिए कौन है लड़का, तो बोले भाई हमारे ये हाजी मोहम्मद है। तो उसका मोहम्मद भाई है, रिश्तेदार है, मुझे मोहम्मद भाई बोलते थे। मोहम्मद भाई, मेरे माँ बाप ने मोहम्मद नाम रखा था। माशाल्लाह। तो मोहम्मद भाई ये कराची, बोले चल फिर मेरे, तो बोले ये दाऊद। ओए होए होए बोले होए। दाऊद कौन है, तो दाऊद यंग था, अच्छा पढ़ा अच्छा, लिखा आप बंदा। दोनों एक ही एज ग्रुप के होंगे, उम्र के एक जैसे ही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वो मुझसे थोड़ा 2-3 साल बड़ा ही होगा, अच्छा ठीक है, या छोटा होगा 12। कोई इशू नहीं है, मतलब वो 19-20 का फर्क था बस। तो वो बोले ये दाऊद है, तो सारा काम उसका देखता था हाजी दाऊद, वेरी गुड। हाँ, अब मस्तान हाजी का। मस्तान का, ठीक। सारा लेन देन ये इसका ये। तो ठीक, तो पता चला तो भाई ये बाद में मेरे रिश्तेदार की ये दाऊद लड़का इब्राहिम। बड़ा होकर एक बहुत बड़ा नाम बनेगा। वो वहां से फिर ये कराची आए या दुबई गए, फिर वो कच्छ में ज्यादा था, कच्छ रहा वो कच्छ। दाऊद इब्राहिम कच्छ ज्यादा रहा। अच्छा, समझे? नाचों का काम था इनका, सही है, नाचों के अंदर जो नाचे कच्छ में बनती है, सही जैसे यहाँ कराची में बनती है सही। लकड़ी की, तो वहाँ बनती है। तो ये दाऊद इब्राहिम से बाद में यहाँ मेरी मुलाकात हुई इनकी। एक दफा हुई आपकी हाँ। यहाँ दाऊद भाई से, और जिंदाबाद, ये हुई ना मजे की बात। यार यार कैसे देखो हुई? यार नासिर भाई, आप तो ऐसा माहौल मिलेगा ही नहीं, ये कचहरी जो हो गई। यहाँ ऐसे हुई कि अपने अमीन अदा पुना वाला, अच्छा, वो बिल्डर था बेचारा, इसका बाप बिल्डर था, सही है, उस्मान भाई, तो बहुत अच्छे लम, तो वो अमीन अदा का मेरा दोस्त था। सही। तो वो मुझे ले गया, तो दोपहर का खाना था ये। तो मेरे को बोला मोहम्मद तेरे को पता है, अमीन बोल रहा है। बोले ये कह रहा है ये, क्या रही खबर है, बोले पास से में रहते ये दाऊद इब्राहिम है। ओए होए 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 होए। मेरे को झटका। अच्छा, आप उसके बाद, यानी अगर मैं तसव्वुर करूं तो कम से कम 30-35 साल बाद मिले होंगे, 40 साल बाद, तकरीबन है ना? 30-35 साल। ठीक है। तो मैंने बोला भाई ये दाऊद इब्राहिम है, तो मैं तो इसको जानता हूँ अच्छी तरह, सही, ये तो हाजी मस्तान के पास था। वेरी गुड। यहाँ के अरे चुप, मेरे मुंह पे हाथ दे दिया मेजबान ने, अरे चुप मोहम्मद ऐसे नहीं बोल। तो फिर मैंने दाऊद भाई को बोला यार इब्राहिम भाई, हाजी मस्तान अंधेरी 4B43 फ्लैट, भाई तेरे को क्या दाऊद जीवन, मतलब मैं इसका रिश्तेदार हूँ। हाँ, फिर आपको कहने लगा है, अरे रिकॉल हो गया 35 इयर्स, वेरी गुड, और आप अच्छा। मेहमान बने थे। वाह वाह वाह, भले मैं अमीन को बोला कि यार इनके खरीद जब मुझे घर, बिल्कुल सही। ये ज्यादातर कच्ची बात करता था दाऊद इब्राहिम। अच्छा, सियासत में जो ये एलिमेंट आया ना, भुट्टो साहब को जिस वक्त इख्तिदार से हटाया गया, मार्शल आ गया, उसके बाद फिर बहुत सारे मामलात ख़राब हुए, लियारी के मामलात भी हुए। जो आप बात मुझे समझा रहे हो कि यानी मैंने महसूस किया कि उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जब 77, 78, 79, 80 और फिर उसके बाद तशद्दुद का अंसर भी जो है ना वो सियासत में आया, जिसने सियासत को बहुत मतलब क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, पाकिस्तान को मुश्किल में डाला, रियासत को मुश्किल में डाला, आवाम को मुश्किल में डाला, जमहूरियत को मुश्किल में डाला। तो अब आप समझते हैं कि अभी कुछ बेहतरी आई है, जो मौजूदा रजीम है, जो मौजूदा अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनके होने से कुछ फ़र्क पड़ा है? अब सियासत में लड़ाई झगड़ा मार कुटाई कम हुई है? बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है अभी। आपकी ऐसे कभी फाइट वाइट हुई थी कहीं किसी, मतलब झगड़े तो होते ही हैं, झगड़े तो सियासत का हुस्न थे।
मेरी तो बहुत दफा हुई है, अरे वाह वाह, ऐसे हाथापाई की लड़ाई हुई है ना, वो गन वन वाली तो नहीं? कोई भी हुई है, सब अच्छा, सब जगह हुई है, वो तो होती रहती है, सही है। क्योंकि हम तो लियारी में रहते हैं, वहीं पैदा हुआ हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड। और कितने बरस हो गए लियारी में रहते हुए? मेरी पैदाइश वहीं की है। पैदाइश आपकी है अभी कोई 10 20 25 50 साल, बस, इससे ज्यादा क्या? नहीं, मेरी 72 की। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरमा से मैं 1 साल छोटा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। मेरा वालिद साहब कहते हैं कि मोहतरमा के जो नुसरत भुट्टो और मेरी वालदा लेडी डिफरेंस अस्पताल में थी। आई वाह, तो आप क्या 1 साल का फर्क है? हाँ, इत्तेफाक वो भी जनवरी में पैदा हुई। अच्छा, माशाल्लाह। आप अगले साल जनवरी में पैदा हो मैं गए? अगले साल जनवरी में। भुट्टो साहब पहले लीडर आया, उसके बाद जो है वर्कर आया। वर्कर है। वेरी गुड। तो वहाँ भी भुट्टो साहब मेरे वालिद साहब को जानते थे, क्योंकि वो जूनागढ़ के थे मेरे वालिद साहब। सही। तो भुट्टो साहब वहाँ भी बहुत अच्छे थे, बेहतरीन आते जाते थे। नुसरत भुट्टो तो खूबसूरत औरत थी, जब मेरे वालिद साहब कहते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं है, बेगम नुसरत भुट्टो वो हो, अम्मा थी, हम शहीद इसको अम्मा बेनज़ीर कहते भुट्टो हो, भुट्टो खानदान ने सियासत में जितनी कुर्बानी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सियासत से, नज़रियात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, कुर्बानियों से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं कर सकते। यहाँ वक्त हो गया नाजरीन एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। खुश आमदेद नाजरीन, आपको एक मरतबा फिर प्रोग्राम में। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू आपने सुनी। क्या आपका कहीं उस नौजवानी में रुझान नहीं हुआ कि सियासत की तरफ जाया जाए? बेसिकली सियासत हमने भी देखी, हमारे भी बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन उसमें कोई जो एक भी आध दोस्त का नाम आप समझ लेंगे। पाकिस्तान में ही है या लंदन वंदन है? नहीं, इधर नहीं भी है, मतलब इधर फिर भी तो बात है, नाम ले बाहर सकते हैं, भी तो अगर है। लंदन नहीं है तो फिर बेसिकली वो अभी सियासत में एक्टिव नहीं है ना। अच्छा, तो ये ऐसे हैं। तो एनीवे, तो वो सिलसिला ये था कि हम देख रहे थे कि सियासत में फाइटिंग और ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, ठीक है। क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट से आए थे वहाँ ऐसा कुछ था नहीं। आप तो सऊदीया में रहे, वो तो मकामात मुकद्दसा के हवाले, वहाँ तो अमन है, शांति है, पीस है, बस यही इसलिए है। हम उनके साथ नहीं जुड़े, बस हम ये उनके साथ जुड़ गए कि इंटेलेक्चुअल सवालों में। इंटेलेक्चुअल वाली साइड पर। ठीक है। और वैसे भी वो शेर व अदब का आदमी अंदर कहीं मौजूद था, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वैसे भी वो तशद्दुद वाली सियासत तो अपना ही नहीं सकता था। ऐसे ही है। तो वो बस ये कि फिर जामिया कराची के उस वक्त के जो हालात थे उसके, अगर अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो वो यूनियंस और सारी चीज़ें मौजूद थी वहाँ पर। और आपने वो यूनियन में तो होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो नौजवान डेफिनेटली वो जिसे कहते हैं ना कि मतलब फ्रंट पे नहीं आया, लेकिन साथ साथ बैक थे। सपोर्ट के लिए, ठीक है। वो वाली बात। ठीक है। तो बस इसी तरह चलता रहा। फिर हमारा ऑब्वियसली जो भी शुगल होता था वहाँ होता था। सही। जमात के बहुत अच्छे लोग हमारे साथ थे। वो आपने दौरान गुफ्तगू एक जुमला मुझे दिया था कि मैंने बहुत किताबें पढ़ी। मेरे जहन में ऐसी, हाजी साहब आपकी इजाजत से एक गाना गूंज रहा है अपने शाहरुख खान का। क्या बात है। शाहरुख खान कहता है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? डेफिनेटली। वो एक ऐसा नौजवान जो शेर व अदब से रग़बत रखता है, तो वो पहला चेहरा कौन सा था? वो लड़कपन में स्कूल लाइफ में आ गया आपकी लाइफ में, या कॉलेज लाइफ में आया, या यूनिवर्सिटी में आने के बाद उसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने फिर कुछ लिखा उसके लिए? वो भी तो बताते चले। बेसिकली आ रहा हूं मैं, घाची साहब से भी पूछूंगा इनके इश्क। मेरी स्टोरी थोड़ी सी उल्टी चली ना। अच्छा बता दें, शेयर करें हमारे दोस्तों से। वो बस सिलसिला ये है कि अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। देखिए, बताएं। बेसिकली हुआ ये कि एक ऐसी मुशायरा था, मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट
سائنس یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اردو ڈپارٹمنٹ اور وہاں پر تھا نا ماس کمیونیکیشن, وہاں پر ان کا جو ہال تھا وہاں پر. تو اب ہمارا ایک دوست تھا وہاں پر نا, تو اس نے مجھے کہا کہ ناصر تو شاعری کرتا, چل تجھے وہاں بٹھا دیتا ہوں. میں نے کہا میری اتنی شاعری تھوڑی ہے. کہہ رہا نہیں. اچھا, اس جو مشاعرہ تھا اس کے جو چیف گیسٹ تھے وہ جان ایلیا صاحب تھے. مطلب حاجی صاحب آپ کے تو دوست رہے بہت. ابھی آپ سے جان کی بھی بات کریں گے, ابھی آپ سے پہلے جان سے پہلے حسیناؤں کی بات کریں گے, پھر جان ایلیا پہ بھی آئیں گے. جی, تو وہاں پہ ہمیں بٹھا دیا اس نے وہاں پر, چلتے رہے, چلو جی پڑھو. شاعری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اب شاعری سے یہ ہوا کہ تھوڑا سا فیم مل گیا. یونیورسٹی میں لڑکیوں نے کنکھیوں سے دیکھنا شروع کر دیا, گزرتے ہوئے لڑکے لگے جو پہلے نہیں پوچھتے تھے, تو اس طرح. تو اب اس کے بعد میں نے کہا جان صاحب ہیں تو پھر جان صاحب سے تو کچھ لینا چاہیے نا. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ حضور آپ نے میری شاعری سنی ہے, کچھ میرے بارے میں رہنمائی فرمائیں. انہوں نے مجھے جو ہے نا برجستہ ایک شعر لکھ کر دیا, وہ میرے پاس آج بھی محفوظ ہے. ویری گڈ. تو اب وہ ایک شعر کیا لکھا تھا اس میں؟ ہاں وہ مجھے یاد ہے آج بھی. وہ شعر تھا کہ ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر, ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر, ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. وہ آج تک جو نا مجھے وہ جب میں کسی کو سناتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں اسی دور میں چلا گیا. بالکل صحیح ہے, 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 بالکل صحیح ہے. اب وہ جو ٹریک آپ کی طرف جا رہا ہے, وہ جس بات کو ہم نے شروع کیا ہے, وہاں کیسے موڑے ہیں آپ؟ بیسیکلی وہاں سے چینج آ گیا. اب وہ چینج یہ آ گیا کہ مائکرو میں آپ کو پتہ ہے فیمیل جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ فیمیل اسٹوڈنٹس سب سے زیادہ ہوتی ہیں نا. اچھا. بوائز 10-12, اور اگر 70 کی وہ ہے اسٹرینتھ ہے تو 12-15 بوائز ہوتے ہیں اور باقی گرلز ہوتی ہیں زیادہ. تو وہ سلسلہ مطلب وہ 15 بوائز جو ہوتے ہیں وہ راجہ اندر ہوتے ہیں اس وقت. اس میں بھی چھینا وہ چلی ہوتی ہے نا کہ یار یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. تو وہ ہمارا سسٹم ذرا ڈفرینٹ رہا کہ وہاں کی تو تھے ہی, باقی جو دوسرے ڈپارٹمنٹس کے تھے وہ لوگ ہمارے پاس آنے لگے. صحیح. تو جس سے کافی جیلسی اور اس طرح کی باتیں رہی نا, تو بہت آئے. لیکن دیکھیں پھر وہ موڑ کب آیا کہ جب آپ نے محسوس کیا کہ یار یہاں پھنس گئے؟ نہیں, میں ایسے پھنسا ہی نہیں. اچھا, نہیں پھنسے. ویری گڈ, شکر الحمدللہ میں نہیں پھنسا. تو بہرحال جو بھی ہے, جو بیسیکلی اب کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں میں ایک تو حوالے نہیں تھے, وہ جو چہرے تھے وہ ایک آدھ چہرہ نہیں تھا, تقریباً 4 سے 5 تو تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر یہ آپ کو گھر والوں نے بتایا کہ بھئی ہم وہاں جا رہے ہیں, یا آپ نے بتایا گھر والوں کو کہ جی اب یہاں چلے جائیں؟ دیکھیے آپ سمجھیں گے ایک لمحہ آ جاتا ہے, انسان جب اپنے آپ کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہوتا ہے, تو اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہیں. تو پھر ایک جب کلیئرٹی مل جاتی ہے تو پھر یہ ایک فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. پھر کیونکہ میں پھر یہ کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا تھا, والد صاحب کی طرف وزٹ ویزا تھا میرے پاس, تو میں چلا گیا. وہاں پر ہم نے ایکسپلور کیا کہ کس طرح سے کام ملے کیا. تو وہاں پہ بھی بڑی اسٹیٹک جابس تھیں. میرا یہ تھا ذہن کہ بھائی آگے بڑھنا ہے, کاروبار کی طرف جانا ہے, کوئی اپنے لیے کچھ ایسا کام کرنا جو ہٹ کے ہو. صحیح. بس یہ ایک وہ تھی. تو اب بہت سارے میں دیکھتا ہوں, بہت سارے میرے دوست جو بیچارے 30 سال انہوں نے لگا دیے اور ایک ہی جگہ پر ہیں, وہ ٹھیک ہے گرو کر گئے, ساری چیزیں ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا. لیکن اللہ نے مجھے ہر چیز کا موقع دیا کہ میں سمجھے کہ ایک استاد بھی ہوں, میں ایک پریکٹیشنر بھی ہوں, میں ڈائگنوسس بھی کر رہا ہوں. پھر اللہ نے الحمدللہ اتنی سمجھ بھی دی کہ بھائی آپ جو لطیف احساسات ہیں ان کو بھی ظاہر کرو, دکھاؤ. اور پھر اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے یہ جو میں نے پلان میں نے سوچا ہے, ابھی وہ اتنا ایک دم سے آبویس نہیں ہے کیونکہ آبویسلی اس پہ بھی کام بیک گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے. تو وہ جب وقت آئے گا صحیح تو انشاءاللہ اس میں. اچھا, میں ناصر بھائی آپ کو بتاؤں کہ میں بنیادی طور پر جرنلسٹ ہوں. میں پہلے پولیٹیکل شوز کرتا تھا, مارننگ شو تو مجھے تحفتاً میرے باس نے دیا ہے. تو بات اب بھی وہی ہے, شادی کیسے ہوئی وہاں پہ رکی ہوئی ہے بات. وہ بھابھی جو ہیں وہ کیسے آئی ہیں آپ کی لائف میں وہ بتانا پڑے گا. وہ تو میری اصل میں وہ شی واز مائی کزن نا. اوکے اوکے. تو بس یہ ہے کیونکہ اب سے جب آپ اس میں آ جاتے ہو. دیکھا حاجی صاحب ایسا کیسے ہو سکتا تھا, میں پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا رہا ہوں ساری زندگی. یہ سوال آپ سے بھی بنے گا
सवाल बाद में बने, मैं भुट्टो साहब के एक तोहफा में बताता हूँ। अच्छा बता दें पहले। भुट्टो साहब ने पाकिस्तानी कौम को एक बड़ा तोहफा दिया है। भुट्टो साहब ने पाकिस्तानी कौम को एक नहीं बहुत सारे तोहफे दिए, ये लेकिन एक बहुत बड़ा बड़ा है, तोहफा। वो बताएं। ये तोहफा ये दिया, पहले सियासत को कोई जानता ही नहीं था, हाय हाय, सिर्फ अवाम तक ले आया। ड्राइंग रूम में चलती थी। ऐसा ही है। भुट्टो साहब ने उस सियासत को गली कुचों में निकाला और दिया आवाम को शऊर दिया। सही। इसके बाद कहते हैं ना गली में कि हर गली से भुट्टो निकलेगा, तो वो कायदे अवाम भी तो इसीलिए कहलाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और भुट्टो साहब जिस का ये तरह एहसान नहीं भूलेंगे हम। जिस तरह गालिब ने गजल को महल सरा से निकाला, औरत की तारीफ से निकाला और भी मजामीन बांधे गालिब ने, इसी तरह भुट्टो साहब का हवाला है कि उन्होंने सियासत को वाकई ड्राइंग रूम से निकाला, आम आदमी तक पहुंचाया, और हाजी मोहम्मद घांची भी जो है वो अपनी बात करने में आजाद हुआ। बिल्कुल। बात आपने जो है वो शुरू की तो कहां से शुरू की? पहली लड़की कौन थी? ना पहली थी, असल में बात ये है हमारे में ये होता है, डायरेक्ट दूसरी आई है, ये कैसे हो गया? ना पहली ना दूसरी में। अच्छा। क्लियर बात बताओ। हमारे में ये है कि मेरे कजन है, मेरी मामू की बेटी। अच्छा, जो हमारी भाभी हैं, वो मेरी वालदा ने बचपन से पहले बात कर ली थी। उनके बचपन से ही आपके बचपन मेरे से? बचपन से ही। अच्छा, वो दोनों के बचपन से यानी। हाँ, ठीक है, पहले से अपने भाई से बात कर ली थी, मेरे मामू से। वेरी गुड। तो वही वही आपके साथ। नहीं, ऐसा कैसे? ये बड़ी नटखट है, ये चोरी असली बात को गोल कर गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतना लंबा चौड़ा जवान और वो नारे लगाता हुआ जा रहा है भुट्टो के, और वो जलसे में जो है वो कोई लड़की जो है वो उसको कह ही नहीं रही है कि अपना। बिल्कुल कह रही है। हाँ, मैंने उनको आपने ignore ही इग्नोर नहीं किया। ओए ओए ओए, सुल्तान राय एक्शन। अच्छा, उन्होंने बहुत काजी साहब, फिल्में देखने का शौक रहा आपको? भाई जो अच्छी फिल्में होती थी। अच्छी फिल्में मतलब उस दौर में कौन सी बुरी फिल्में बनती थी? ये तो बुरी फिल्में तो अब बनना शुरू हुई हैं। जब लोग कहते कि ये फिल्म अच्छी है, जैसे मतलब उस आग दौर का में दरिया। आग का दरिया, वो देखी मैंने। आग के दरिया में कौन हीरो था? मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली साहब थे, माशाल्लाह। और कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो जहन में रह गई? जहन में भी आईना थी। आईना तो उसकी थी, अपना क्या नाम है, शबनम और नदीम की। नदीम की। वेरी गुड। पाकिस्तान में जितना अरसा वो चली है, इतने तो कोई फिल्म नहीं चली। फिर इसके बाद दिया और तूफान। दिया और तूफान, ये अच्छी थी, देखी मैंने। वेरी गुड। और इंडियन फिल्म मैंने ज्यादा देखी। इंडियन फिल्में आपने ज्यादा मदर देखी? इंडिया मुझे अच्छी लगी सबसे। मदर इंडिया सबसे अच्छी लगी। मदर इंडिया तो वो अपना नरगिस आपा, नरगिस, वो बेहतरीन। वेरी गुड। और हीरोइन अच्छा, कौन इसके कौन? बाद अभी मैं जो गया था इंडिया, तो क्रांति चल रही थी 80 या 79 में। क्रांति वो मैंने वहाँ इंडिया में देखी मैंने। अभी जो फिल्म आई है इंडिया वाली, एक बड़ी गर्मा गर्म बहस सोशल मीडिया पे चल रही है धुरंधर की। उसमें रहमान बलोच का हवाला दिखाया है, डीएसपी चौधरी असलम का हवाला दिखाया है। आपने वो फिल्म देखी है क्या? नहीं, उसकी मैंने झलकें देखी है, झलकियां देखी हैं आपने? मगर वो बहुत इंडिया वालों ने प्रोपेगेंडा किया है, सिर्फ बहुत गलत बनाई है। गलत बनाई है। पाकिस्तानी वाली जिस एक आ तरह- रही है लियारी के ऊपर एक फिल्म। और जिस तरह ये लियारी को दिखाया है कि लियारी में देखो पहले चंद लोग थे, 5 उंगली बराबर नहीं है। और उसमें भी अगर मैं पीछे चला जाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ आप चले गए पीछे भी, चलो तो मैं पीछे बताऊंगा। जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि वो भी सियासी हवाले के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों को सियासत के हवाले से इस्तेमाल किया गया, वरना वो ऐसा हवाला नहीं है लियारी का। लियारी से बॉक्सर निकलते हैं, लियारी से फुटबॉलर्स निकलते हैं, लियारी से स्पोर्ट्समैन निकलते हैं, लियारी से शायर अदीब निकलते हैं, सहाफी निकलते हैं, नादिर शाह आदिल से लेकर नून मीन दानिश तक। बिल्कुल, वो बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। मैं ये बात करूं कि ये जो अपने अभी जो दिखाए इन्होंने कि धुरंधर में, आप ये कह रहे हैं कि वो सियासी, तो वो सियासी इसलिए रहा। बस वो प्रोपेगेंडा फिल्म है। नहीं, पीपल्स पार्टी ने इसलिए हाथ रखा था, मैं आपको बताऊं, कि ये अमन हो जाए। ओके, मैं कि समझा ये बात को। हमारी जो ये गरीब तबका है, लेबर तबका है, मजदूर हुनरमंद तबका है बेचारा, ये इनकी पिसा ना जाए। इन पे हाथ रखेंगे, इनको नौकरियां भी देंगे, इनको बाइकें भी देंगे, तो ये सुधर जाएंगे। मगर वो कुछ लोग सुधरे नहीं, वो ज्यादा फैल गए। ओके, फिर डंडा उठा। फिर इसके बाद डंडा उठाया, ठीक है, तो अच्छा उठाया वो डंडा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो फिल्म का हवाला हम देख रहे हैं, इसमें मुझे लग रहा है ये कि गलत है। पाकिस्तान में आपका पसंदीदा हीरो कौन था? मोहम्मद अली मुझे बेस्ट।
वेरी गुड. वो जो बॉक्सिंग वाला था, वो वाला बॉक्सर? मैं मोहम्मद अली मेरी तरह हाइट में लंबे. नहीं, कौन सा वाला मोहम्मद अली? पाकिस्तान की फिल्म वाला मोहम्मद अली या बॉक्सर मोहम्मद अली? पाकिस्तान के फिल्म वाला अच्छा, एक्टर. एक्टर, बेहतरीन. और कौन पसंद था? मोहम्मद अली मुझे ज्यादा पसंद. अच्छा, और हीरोइंस में कौन पसंद थी? हीरोइन में शबनम वेरी गुड, बेहतरीन. थी. वो मंगालन. अच्छा, क्या नाम था? नाम याद है आपको? उसका नाम मुझे मैं अच्छा है अभी सोचें सोचें सोचें. ध्यान में नहीं आ रहा. थोड़ा सा नाजरीन यहाँ पे चेक किया जाए ना मेमोरी को, कि जो लड़की पसंद थी उसका. नहीं, बहुत अच्छी थी वो. उसका नाम था झरना. नाम था क्या? है झरना. 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 इंडिया में कौन हीरो पसंद था? इंडिया में दिलीप कुमार. आहा, वेरी गुड. और हीरोइन कौन पसंद थी? हीरोइन तो मुझे सारी पसंद थी. ये जिंदाबाद मेरे भाई. ये देखें, हक और सच का हवाला है. हीरोइनें सारी पसंद है. सब पसंद. वो टीना हो, मीना हो, हेमा हो, सब रेखा कोई हो, भी जीनत हो, काली चलेगी. काली हो गोरी हो सब पसंद. अरे वाह वाह वाह. वो तो वहीद मुराद का कोई गाना भी है, गोरी हो या काली सब है बागों वाली, है ना? प्यारे है एक जैसा सभी का. क्या बात. तो नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया है एक और ब्रेक का. हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं. नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ. नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ब्रेक से वापसी के साथ साथ हम कुछ थोड़ा सा मौजू चेंज करेंगे. हमने बहुत छेड़छाड़ कर ली घाची साहब से. जो कल्चर्ड दुनिया है, बैरूनी दुनिया में नाकिस ग़िज़ा और नाकिस दवा का कोई तसव्वुर नहीं है. बिल्कुल सही. आपका चूंकि फार्मास्यूटिकल हवालों से भी वाबस्ता रहे, आप उनसे भी राब्ता रहा, उनसे भी वास्ता रहा, और आप मुसलसल इस फील्ड से जुड़े हुए हैं. पाकिस्तान में ये बहुत कोई तकलीफ दे बात नहीं है कि दवा भी नाकिस होती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. बेसिकली हम लोगों ने हर चीज़ कमर्शियल कर दी है. हर चीज़ को कमर्शलाइज करके मार्केट बना दिया है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देखिए, दुनिया भर में, अब मैं दुबई जाऊंगा ना, दुबई जाऊं, वहाँ पर होर्डिंग, आपको मार्जिन का कोई होर्डिंग नज़र नहीं आएगा. एंड द रीज़न इज़ मार्जिन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. मतलब एक्चुअल में जो हेल्थ की जो चीज़ें चाहिए वो आप प्रमोट करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कानून यकीनन बने हुए हैं, लेकिन देयर इज़ नो सच इम्प्लीमेंटेशन. जस्ट इमेजिन करें कि हम अभी एक इवेंट में बैठे हैं और पूरी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, और उसके बाद जब लंच खुलता है तो वही जो इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें कर रहे थे वो उसी खाने के ऊपर जंप करते हैं. मैं एक इवेंट में था, वहाँ पर एक डायबिटीज़ का डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा. आप यकीन करें, हिज सन वाज अराउंड 15 ईयर्स, 15 साल 13-14 साल का, जो एडोलेसेंस होता है, नया हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, प्यूबर्टी में आ रहा होता है, ऐसा बच्चा. और उसने इतनी ज़्यादा, उन्होंने, मतलब वो ही वाज सो, जिसे कहते हैं ना कि अपनी एज से मेरे ख्याल में दुगना उसका वज़न था. तो दिस इमेजिन करें, मतलब एक डॉक्टर अगर होकर ये नहीं समझ पा रहा कि भाई इस बच्चे को मैंने क्या करना है, और अपने बच्चे को प्लेट भर के दे रहा है भाई. तो ये हमें जो कॉलो फेल का तजाद है ना, वो यहाँ हो जाता है. देखिए, आप एक मैकेनिक के पास जाते हैं ना, मैकेनिक के पास अपनी जो यूज़ की जो सवारी होती है, उसने उसको ऐसा किया हुआ होता है कि ऑर्डर में होती है वो, बिल्कुल 100%, है ना. अब लश्कारे मारता हुआ निकलता है वो. हाँ, अब एज ए डॉक्टर क्या ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को ऐसा रखे कि मरीज जब आए, जब उसको देखे, वो कहे यार डॉक्टर साहब वाकई ज़बरदस्त है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाहर आप जाए ना, बाहर आपको ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे
यहाँ पर हैं, कम हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं है ना। अब आप देखिए डॉक्टर आया क्लिनिक पर, वो गाड़ी से निकला और वो ऐसे लंगड़ाता हुआ आया और उसका बिडोल सा जिस्म था और लंगड़ाता हुआ आया और आके बैठ गया और उसने ठक ठक लिखना शुरू कर दिया। सो व्हाट इज़ दिस? पेशेंट जब बैठे होंगे वेटिंग एरिया में, वो देखेंगे कि डॉक्टर आ रहा है। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है किसी को पिन पॉइंट करना, लेकिन एज ए नेशन हमें इस चीज़ पे गौर करना है। और क्योंकि देखिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिए आपके सामने ऐसा यूटी को और मिल गया, एक होटल जो ना बिक के वो बन गया, हॉस्पिटल बन गया। यही है कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है। डेफिनेटली। तो बेसिकली वो जो बर्डन बढ़ता जा रहा है, हम ये चीज़ें तो कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर नया हॉस्पिटल बना लिया और बढ़ गया वो हॉस्पिटल के। अब SICVD को आप देख लें, जो है वो इतना बढ़ गया माशाल्लाह। और आगे फिर जुल्फ़िकार मतलब आपके कहने का मतलब ये नासिर भाई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अफसरान हैं उन्हें थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, वरना ये जो हेल्थ के इश्यूज हैं ये हर नए रोज़ के साथ खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। दो लास्ट वीक की हफ्ता 10 दिन हुए, तो आई वाज इन एन इंटरव्यू विद द डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SICVD। सो आई रेज दिस पॉइंट कि सर आप अपने एंड पर तो काम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो आप दिए जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन वो जो डिजीज बर्डन आ रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। तो ही वाज बैकफुट पे आ गया वो। अल्लाह ताला खैर फरमाए। मैं कुछ घांची साहब से आखिरी गुफ्तगू की तरफ जाऊं, कुछ निकालें ताकि आप एक शायर जो है वो भी हमें यहाँ महसूस हो। बिल्कुल बिल्कुल। घांची साहब, ये तो जो बीमारियां हैं ये बढ़ रही हैं, सियासी जमातें भी बढ़े चली जा रही हैं, जो भी आदमी अलग होता है अलग सियासी जमात बना लेता है। तो आपका जो पार्टी के साथ ताल्लुक वाबस्तगी है, आपने जो नई क़यादत है वो उसी के साथ आप जुड़े, उसी के साथ आप आज भी खड़े हैं। तो आपने क्या नई चीज़ देखी है बिलावल भुट्टो जरदारी में? भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब जरदारी के साथ मैंने ये देखा है कि इसके नाना के इसमें रूह आई है। आहा, वेरी गुड। मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा, वही कारकुनान के साथ वैसे ही अटैच होते हैं, वैसे ही जुड़ते हैं, वैसे ही आके बात करते हैं। वही इनका लहजा है, वही डांटना डपकना, किसी को बोलना, फिर उससे प्यार भी करना, बिल्कुल भुट्टो साहब की तरह ही वाह वाह वाह, मैंने देखा है। वेरी गुड। अल्लाह इसकी हयाती दे। आमीन जी, आमीन, बिल्कुल आमीन। और इसको अल्लाह ताला कामयाब करे। अगर ये वज़ीर आज़म बन गया तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान 3 साल की 2 या 3 साल है। पाकिस्तान के मुश्किल के हैं? मुश्किल के हैं 2 साल 3 साल। अच्छा। के बाद ये सुपर पावर है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। सुपर पावर है पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान। वेरी गुड। अमेरिका कुछ नहीं बेचेगा, बल्कि अरे जिंदाबाद जी। नासिर भाई, कुछ आपने निकाला हमें सुनाने के लिए, सुनाइए। बिल्कुल। एक नज़म का उन्वान है गौर से सुन। नज़्म का उन्वान है ये, लेकिन हम दोनों ने और हमारे नाज़रीन आपने भी गौर से सुनना है जी। अच्छा, वक्त की नर्म सी आहट गौर से नर्म सी आहट गौर से सुन। आहा, वक्त की नर्म सी आहट गौर से सुन, हर घड़ी का है पता गौर से सुन। वाह। और बादे सरसर भी सुनाती है हिकायत अपनी। बादे सरसर भी सुनाती है हिकायत अपनी। बादे सरसर भी सुनाती है हिकायत अपनी, चलते पानी की सदा गौर से सुन। वाह। और हर नज़र में है कोई राज नेहा देख ज़रा। हर नज़र में है कोई राज नेहा देख ज़रा। हर नज़र में है कोई राज नेहा देख ज़रा, दिल बताता है क्या क्या गौर से सुन। वाह। और मंजिलें राह के मोड़ों पे इशारे करती। मंजिलें राह के मोड़ों पे इशारे करती, रमज़े इदराक कह गया क्या गौर से सुन। वाह। और खामोशी भी कोई तूफान बपा कर देगी। खामोशी भी कोई तूफान बपा कर देगी। खामोशी भी कोई तूफान बपा कर देगी, चुप के अंदर की दुआ गौर से सुन। वाह। और अपने बातिन के नगर में भी सदा गूंजी है। अपने बातिन के नगर में भी सदा गूंजी है। अपने बातिन के नगर में भी सदा गूंजी है, दिल की दहलीज पे आ गौर से सुन। वाह। और मिशगान नीम वा से जो टपके मोती। आहा। मिशगान नीम वा से जो टपके मोती, रहमते रब ने कहा कुन गौर से सुन। वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान। हाजी साहब, ऐसे आपको कभी ऐसे शायरी वायरी का शौक नहीं हुआ? आपने तो लड़के ही नहीं देखी तो शायरी का शौक कैसे होगा? ये तो एंड है।
एंड हो गया ना, एंड है यही। बस अभी कोई गुंजाइश नहीं है। आप क्या अच्छा, इश्क जो है वो जरूरी है कि सिर्फ लड़कपन में हो, नौजवानी में हो, जवानी में हो? नहीं, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना? कभी भी हो सकता है। तो ऐसे कोई लेडी पसंद नहीं आई फिर उसके बाद भाभी आ गई तो, या भाभी ऐसे ही वो भाभी ने उमर जब- भाई कहते थे ना, कोनी गाड़ के बैठती है इधर असल में मुर्दे पे। भाभी ने मुझे पढ़ाया। अच्छा, वेरी गुड। हालांकि मैं बहुत झगड़ालू, लारा का, बदतमीजी बहुत, जो आई भाभी उसके बाद फिर आप ठंडे होते गए, उसने मुझे जो तालीम जिंदगी दी है, के आपको रहन सहन, सारे मामले सिखाए, हाँ, बताए। सब कुछ सिखाए, वेरी गुड, और अभी तक भी सिखाती है। हाँ, वेरी गुड। अल्लाह इसको हयाती दे, अभी तक सिखाती है। आमीन आमीन। नासिर भाई, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कोई ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ या आप कहना चाहें अपने शोबे के हवाले से, तो ये आपका कैमरा है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक बहुत पुराना वो सेंटेंस है, अब यहाँ पे मैं इस हवाले से ये बात करूँगा कि प्रिवेंशन, लोग ये कहते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो कॉस्टली है, हेल्थ स्क्रीनिंग की जाए वो कॉस्टली है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट कॉस्टली एज कंपेयर टू व्हाट द एक्सपेंस ऑफ ट्रीटमेंट इज़। तो बेसिकली बात ये है कि हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के लिए हैं, हॉस्पिटल्स तक जाएं ही क्यों, हाँ, प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल बेहतरीन बात। गांधी साहब, कोई ऐसा पैगाम आपके सियासतदानों के लिए, सियासी वर्करों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए कोई बात आपने करनी है? ये आपका कैमरा सामने। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, हिम्मत रखनी चाहिए, सही है। और कोई भी बड़ा आदमी हो, वो आपसे बड़ा नहीं है, आप बड़े इनके सामने, बिल्कुल ठीक है। उनके सामने जो भी बात है सच बोलो, और आंखें में आंखें डाल के बोलो कि भाई दीन है तो दीन है, रात है तो रात है। बिल्कुल बेहतरीन बात है। इकबाल ने कहा था कि नहीं मायूस है इकबाल अपने किश्तबीरा से, सरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो बिल्कुल बिलाशुबा हमारा नौजवान सच बोल रहा है, हक बात करता है, और डिजिटल के इस दौर ने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखा भी दी हैं, समझा भी दी हैं। हम पूरी दुनिया देखते हैं, पूरी दुनिया में कानून है, अमन है, तो आपको यहाँ भी जो है वो उसी के लिए जद्दोजहद करनी है। और मैं समझता हूँ कि जो आने वाला कल है पाकिस्तान का, वो यकीनन कांची साहब ने कहा कि ये और 2-3 साल स्ट्रगल के हैं, उसके बाद और बेहतरी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने